हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेमेस्टर। आज 11 सितंबर से 13 सितंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम देखते हैं। पहली न्यूज़ आइटम जो है वेम्बनाथ लेक के बारे में है। वेम्बनाथ लेक की सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। वेम्बनाथ लेक जो है यहाँ पे बिल्कुल नीचे है, केरला में है ये प्रेजेंट, और ये अरेबियन सी के जस्ट साइड में है, जस्ट उसके साथ ही है। वेम्बनाथ लेक की न्यूज़ ये है कि ये जो लेक है ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रही है और इसकी जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा, उसकी इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डीके का खतरा हो चुका है। वेम्बनाथ लेक जो है इसको पुन्नामाडा लेक भी बोलते हैं, कोच्चि लेक भी बोला जाता है, इसको वेम्बनाथ कायल भी बोला जाता है और वेम्बनाथ कोल भी बोलते हैं। ये केरला की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक है एंटायर कंट्री में। और अगर बात करें वेटलैंड की, तो ये जो वेटलैंड सिस्टम है इसका पूरे इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है। लार्जेस्ट आपको पता है सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो वेम्बनाथ लेक का है। इसके अलावा ये जो लेक है इसमें 4 रिवर्स जो है इसको फीड करती हैं। इसमें 4 रिवर्स के थ्रू पानी आता है। मीनाचिल रिवर, अचनकोयल रिवर, पंपा रिवर और मनीमाला रिवर। और ये जो लेक है ये अरेबियन सी के बिल्कुल पास में है, जैसा कि आप देख सकते हैं लोकेशन में। और सिर्फ एक नैरो रीफ जो है, नैरो कोरल रीफ जो है वो इसको सेपरेट करती है सी से। ये इसके बारे में था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ वेटलैंड अंडर द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 2002 में। इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इनटू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड। तो इंटरनेशनल वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो एक लिस्ट होती है उसमें भी इसको 2002 में गवर्नमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जो रामसर कन्वेंशन के अंडर ये डिफाइंड है। उसके अलावा अब इसमें थ्रेट क्या क्या है। ये लेक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। और वो डिग्रेडेशन, ये खतरा बना क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकरेंट फ्लडिंग होती है। आपको पता है कि केरला में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और साथ में वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। उसके अलावा उसके ये जो रिवर है, ये जो वेटलैंड है, ये जो लेक है, इसके बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जिसकी वजह से भी इसकी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। उसके अलावा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और रिडक्शन इन द वाटर स्प्रेड एरिया, तो वाटर स्प्रेड एरिया जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंटली वहाँ पे वीड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको वीड बोला जाता है। अगर अनवांटेड प्लांट्स यानी कि वीड्स अगर उग जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बाकी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं और एनवायरमेंटल डीके इनिशिएट कर देती हैं। और फिर वहीं उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वगैरह बढ़ने लग जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने लग जाती है और धीरे धीरे वाटर बॉडी जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें डीके हो जाता है। नेक्स्ट, इसका जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है इसके। ये जो है एक पथीरा मानल आइलैंड या फिर मिडनाइट सैंड आइलैंड बोलते हैं उसको। ये एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा आइलैंड है, इस लेक के बिल्कुल बीच में फॉल करता है ये। उसके अलावा कुमारकोम बर्ड सेंचुरी जो है ये भी वेम्बनाथ लेक के बीच में है, उसकी ईस्ट कोस्ट पे। उसके अलावा 2019 में विलिंगडन आइलैंड, ठीक है, ये बनाया गया था। विलिंगडन आइलैंड जो है ये एक सी पोर्ट है, कोच्चि सिटी का सी पोर्ट है। ये भी वेम्बनाथ लेक से ही निकाल के बनाया गया था विलिंगडन आइलैंड। उसके अलावा जो है इसमें एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, वल्लम काली इसको बोलते हैं इस रेस को। और ये एक स्नेक बोट रेस है, ये हर साल इसी लेक में ऑर्गेनाइज की जाती है अगस्त के मंथ में। दिस इज़ अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है होसाला टेम्पल्स के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स जो है उसने होसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरा, कर्नाटका में है ये, इनको सिलेक्ट किया है एज इंडिया की ऑफिशियल एंट्री, कि इंडिया ऑफिशियली अपनी ओर से ये जो होसाला टेम्पल्स है इनको नॉमिनेट कर रहा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको इस साल 2022-23 के लिए ऐड किया जाए। ये इसका फ़ोटो है। उसके अलावा होसाला टेम्पल्स जो हैं इनको होशालेश्वरा टेम्पल भी बोला जाता है या हेलीबीड टेम्पल्स भी बोला जाता है। ये कंट्री के लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हेलीबीड में लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स है और कंपैरेटिवली कंट्री की अगर बात करें तो काफ़ी बड़े, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, कर्नाटका टाउन में है। और ये जो हेलीबीड है, ठीक है, ये होसाला एम्पायर जो थी उसका कैपिटल था ये एरिया, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में ये जो टेम्पल्स हैं ये 12th सेंचुरी टेम्पल्स हैं और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किए गए हैं और इनको बनाया विष्णुवर्धन नाम के
पर्सन ने था, विष्णुवर्धन नाम के किंग ने था। ये जो टेम्पल्स हैं बेसिकली तो इनमें द्रविडियन आर्किटेक्चर, अब आपको पता होगा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बेसिक, तो नगाड़ा स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, उसके अलावा ये द्रविड़ स्टाइल का होता है। तो वैसे तो बेसिकली ये द्रविडियन स्टाइल का है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है भूमिज टेम्पल आर्किटेक्चर की, जो कि नगाड़ा के साथ, नगाड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में होता है, तो सेंट्रल इंडिया में भूमिज और नगाड़ा जैसा भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस द्रविडियन स्टाइल में मर्ज किया गया है, मिक्स किया गया है। उसके अलावा ये जो टेम्पल हैं ये शैविज़म ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उसके अलावा इसमें लेकिन शैविज़म ट्रेडिशन है, लेकिन इसमें कुछ थीम जो है वो वैष्णविज़म की, शक्तिज़म की और इनफैक्ट जैनिज़्म की भी कुछ इमेजेस इसमें रखी गई हैं। उसके अलावा ये जो स्कल्पचर्स हैं जो इसमें टेम्पल के अंदर वाली साइड, वो रामायण को डिपिक्ट करते हैं, कुछ महाभारत को डिपिक्ट करते हैं और कुछ भगवत पुराण को डिपिक्ट करते हैं। सो 14th सेंचुरी में हैलीबी टेम्पल्स जो हैं इनको दिल्ली सल्तनत ने इसकी लूटिंग की थी, इसको प्लंडर किया था, और जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा इनकी क्वालिटी, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और रूइन हो गया था। और उसके बाद से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने इनको रिस्टोर किया है और इसको कंजर्व किया है, और मेंटेनेंस उसी के हाथ में है तब से इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देखते हैं, ये भी आर्कियोलॉजी के बारे में है कि एक नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, इनकी अभी डेथ हो गई है, ब्रज बसी लाल इनका पूरा नाम था। इन्होंने राम जन्मभूमि साइट जो है इसकी 1970s में एक्सकेवेशन इन्होंने की थी, फिर इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2021 में, और ये सीनियर मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैं। लाल जो है इन्होंने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और राइटिंग बहुत काफ़ी एज तक, इनफैक्ट इनकी जब एज 100 के आसपास थी तब भी ये आर्कियोलॉजिकल राइटिंग करते रहे। इनकी ट्रेनिंग जो है सर मोर्टिमर व्हीलर ने करवाई थी तक्षशिला में, उनके अंडर इन्होंने ट्रेनिंग की थी 1944 में। उसके अलावा इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया उसके बाद, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1968 से 72 के बीच में ये डायरेक्टर रहे हैं। सो आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, ये एक सबसे प्रीमियर मेन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बारे में बात करती है, और उसके अलावा इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि इसने आर्कियोलॉजिकल साइट्स जितनी भी इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको मेंटेन करना है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, और नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी आर्कियोलॉजिकल और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना इसका मेन काम है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और इसको 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा बनाया गया था। और अब इसके अंडर ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो भी करता है ये आमसर एक्ट के अंडर करता है। आमसर एक्ट में सारी प्रोविजन दी गई हैं कि कैसे इसकी फंक्शनिंग होगी। आमसर एक्ट क्या है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट, 1958 में ये एक्ट आया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये चलता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर फॉल करता है, और उसके अलावा एंटिकिटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट इट। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, इंडिया जो है इसने एक्सेप्ट किए हैं 3 पिलर्स ऑफ IPEF। सो क्या है कि इंडिया ने 3 आउट ऑफ द IPEF क्या है कि US लेड एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है कि ट्रेड और इकोनॉमिक सिस्टम से, मार्केट से रिलेटेड एक US द्वारा लीड किया जाने वाला एक फॉर्मल सिस्टम है। सो इसने बेसिकली 4 पिलर दिए थे। 4 पिलर में क्या क्या था, सप्लाई चेन थी, एंटी करप्शन एंड टैक्स था, ठीक है, और साथ में डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड, ये 4 पिलर्स थे। तो इनमें से 3 पिलर्स में को इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है। 4 पिलर्स में क्या क्या है, ट्रेड है, टैक्स एंड करप्शन, देन सप्लाई चेन एंड रेजिलियंसी एंड क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये 4 हैं। इनमें से 3 को इंडिया ने अडॉप्ट किया है, सप्लाई चेन, एंटी करप्शन और डिकार्बनाइजेशन वाले को। रेजिलियंट इकॉनमी हमने अडॉप्ट की है सप्लाई चेन एफिशिएंट करने के लिए। फेयर इकॉनमी हमने किया है एंटी करप्शन और टैक्स मैनेजमेंट के लिए, और क्लीन इकॉनमी हमने किया है डिकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हाउएवर इंडिया जो है उसने थर्ड सिस्टम यानी कि कनेक्टेड इकॉनमी जो है, कनेक्टेड इकॉनमी क्लॉज जो है उसको नहीं अडॉप्ट किया है, ट्रेड पिलर को नहीं एक्सेप्ट किया है, उसको नहीं अडॉप्ट किया है अभी। ठीक है, ये प्राइमरीली डील करता है ट्रेड के साथ और एनवायरमेंटल कमिटमेंट के साथ, लेबर, डिजिटल ट्रेड और पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के साथ। तो इसको इंडिया ने नहीं माना है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के बारे में। सो एक जूल इंक ऐसे करके एक डोमिनेंट काफ़ी जो इलेक्ट्रिक सिगरेट हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट की एक डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिगरेट की मार्केट में एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, एंड्स मार्केट बोलते हैं इसको। एंड्स मार्केट में एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। अभी इसने
यूएस की कुछ स्टेट्स 34 स्टेट्स ने क्लेम किया था कि ये जो कंपनी है ये हमें हर्जाना इसको देना पड़ेगा, हमें इसको इन अ सेंस कि इसको के ऊपर क्लेम किया था कि हमें इसको हमारा क्लेम सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज इनकी वजह से यूएस में बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो वैपिंग इन अ सेंस कि एंड्स इसको इस टाइप की सिगरेट निकोटीन सिगरेट्स को यूज़ करने लग गया है। सो 34 इन्होंने अभी अग्री किया है कि ये 34 स्टेट्स का क्लेम जो है इसको सेटल करेंगे, ठीक है, जो कि इनकी मार्केटिंग, इसका कारण क्या है कि इनकी मार्केटिंग की वजह से टीनेज में वैपिंग का मतलब निकोटीन एडिक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब एंड्स इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जो है इसमें होता क्या बेसिकली, ये एक ना मतलब जैसा एक पेन जैसी एक चीज़ होती है, वेरियस शेप्स में आ सकता है लेकिन एक पेन जैसा चीज़ होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के ऊपर ये रन करता है, इसमें ना एक लिक्विड होता है, ठीक है, इसमें एक लिक्विड होता है। बैटरी से क्या होता है कि ये जो डिवाइस है ये हीट होती है, ये लिक्विड हीट होता है, लिक्विड जो है फिर लिक्विड जो है ये एरोसोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें निकोटीन होता है, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ और केमिकल्स होते हैं। फिर जो लोग होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं वो इन एरोसोल्स को इनहेल करते हैं, और इनहेल करने से मतलब उनको जो भी है निकोटीन जो है उसको इंजेस्ट करते हैं, अंदर खाते हैं या फिर जैसे भी जो भी वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड्स प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि ई सिगरेट्स आती हैं, ई हुक्काज आते हैं, ई पाइप्स आती हैं, ई वैपिंग डिवाइसेस आती हैं और वैप पेन्स आते हैं, ठीक है। कुछ ई सिगरेट्स जो होते हैं वो रेगुलर सिगरेट की तरह दिखते हैं, कुछ की शेप अलग अलग भी हो सकती है, पेन, यूएसबी ड्राइवर, कुछ भी शेप में आ सकते हैं। सो एंड्स यूज ओरिजिनली क्यों गया था मार्केट में, ताकि जो ट्रेडिशनल स्मोकिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजीरियस टू हेल्थ है, जो लंग्स को ख़राब कर देती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन ये धीरे धीरे मार्केटिंग की वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते थे वो लोग भी अब वैपिंग करने लगे थे, ठीक है। तो नॉन स्मोकर को भी इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो लेकिन इसमें जो निकोटीन था वो उसकी क्वांटिटी काफ़ी हाई थी, और निकोटीन बहुत एडिक्टिव चीज़ होती है, ये कार्सिनोजेनिक भी होती है इनफैक्ट, ठीक है। सो एडिक्टिव निकोटीन को मतलब वो लोग जो हैं वो एडिक्ट हो गए। सो ई सिगरेट एरोसोल कैन ऑल्सो कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेज, हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो भी लोग उससे एडिक्ट हो रहे हैं वो सारे इन थ्रेट्स को टेकअप कर रहे हैं, और इनका जो शिकार हुए, जो इनके इनके उसमें प्रे बने, वो मेजरली टीनेज पॉपुलेशन बनी, ठीक है, बिकॉज वो पीयर प्रेशर और ट्रेंड सेटिंग और इन सब चीज़ों की रैशनल डिसीजन ना लेने की वजह से ये लोग सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गए। सो ये न्यूज़ आइटम थी। उसके अलावा यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल क्लेम दैट वाइल ई सिगरेट्स हैव पोटेंशियल टू हेल्प एडल्ट स्मोकर्स टू क्विट। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कहता है कि जो ये बेसिकली ये ई सिगरेट्स होती हैं ये एडल्ट स्मोकर्स को तो हेल्प करती हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है तो उसको तो हेल्प करती हैं कि ये क्लीन ऑल्टरनेटिव दे के और फिर धीरे धीरे उसकी सिगरेट छुड़वा देती हैं, लेकिन जो नहीं यूज़ करते हैं उनको बहुत हार्म करती हैं। सो ये था एंड सिस्टम के बारे में। और अब देख लेते हैं कि इंडिया में इसका लीगल स्टेटस क्या है। इंडिया ने 2019 में किसी भी तरीके की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एडवर्टीजमेंट, इवन इन सब चीज़ों को एंड्स में जो भी होता था निकोटीन प्रोडक्ट वाला, इन सब को बैन कर दिया था। और अगर कोई पर्सन इसके लॉ को ब्रेक करता मिलता है तो उसको 1 से 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, 1 से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जो पर्सन ऐसे किसी मटेरियल को, ऐसी सिगरेट्स को स्टोर करेगा उस पर्सन को भी 6 महीने तक सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। अब रिपोर्ट बाय प्रेसेंट्स एंड स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस 2019 में जब ये बैन किया था उससे पहले ही एक प्रेसेंट्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला था कि इंडिया में एक थ्राइविंग मार्केट बन रही है ई सिगरेट्स की। और हालांकि हमने ये सब बैन कर दिया है, देन ऑल्सो हमें देखने को मिल रहा है कि ई सिगरेट्स और वैप्स जो हैं ये बहुत सारी सिगरेट शॉप्स पे भी मिल जाती हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे तो मिल ही रही हैं। सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एफजीडी टारगेट्स के बारे में। सो अभी क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक कोल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट हैं, उनके लिए एक डेडलाइन सेट की थी कि आपको 2022-23 तक सल्फ़र की एमिशंस को कम करना है। कि क्या बात क्या है एक्चुअली कि जब कोल को फायर किया जाता है, कोल को यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए, तो उसमें सल्फ़र गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, सल्फ़र के प्रोडक्ट्स बहुत निकलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं बहुत। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला था कोल पावर प्लांट्स को कि आप फ्लू गैस सल्फरेशन टेक्नोलॉजी लेके आओ और किसी भी तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र किसी भी फॉर्मेट में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा डेडलाइन दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इस डेडलाइन को इंक्रीज़ कर दिया है 2025 तक। क्या है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि थर्मल यूटिलिटीज़ विच प्रोक्योर 75% ऑफ द कंट्रीज पावर अकाउंट फॉर 80% ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस ऑफ सल्फर। कि थर्मल यूटिलिटीज़ जो 75% कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी या पावर बनाती हैं वो 80% ऑफ सल्फ़र प्रोड्यूस कर रही हैं,
हमारी कंट्री में, ठीक है। सो एंड सल्फर के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड्स को भी रिलीज़ कर रही हैं, इन द सेंस कि 75% पावर जो जनरेट करते हैं वही लोग 80% ऑफ SO2 और NO2 भी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया ने एक डेडलाइन सेट की थी 2017 में, सेट 2017 डेडलाइन फॉर थर्मल पावर प्लांट टू इंस्टॉल फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। तो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट सेटअप करने की हमने 2017 में डेडलाइन बनाई थी, ठीक है, ताकि सल्फर की एमिशंस को कम किया जाए। बाद में हालांकि उसको चेंज किया गया डिफरेंट रीजंस की वजह से, 2022 तक रखा गया। अब उसको पहले 17 रखी थी डेडलाइन, फिर 22 की गई, अब उसको और ज़्यादा आगे कर दिया और 2025 कर दिया है। अभी रिसेंट ऑर्डर क्यों आया है, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री ने इसकी एक्सटेंशन को पुश इसलिए किया है क्योंकि पता है कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन जो है, ये टेक्निक जो है, जो सल्फर के एमिशन को कम करने के लिए यूज़ होती है, ये काफ़ी कॉस्टली टेक्निक है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। हमारे पास फंड्स की ऑलरेडी थोड़ी सी कमी है, उसके अलावा कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ये फंड्स की और कमी हो गई है, और हमारा बहुत ज़्यादा मनी जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में भी इन्वेस्ट करनी पड़ी है, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल एंड मैनी मोर, ठीक है। सो और उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ठीक है। चाइना, हम मतलब चाइना के साथ जैसे हमारा वो नेबरर है, तो ट्रेड जो है ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रही हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट, ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट पावर की शॉर्टेज की वजह से इम्पैक्ट ना हो, ठीक है, और किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी ना आए जिसका लॉन्ग रिपल इफेक्ट में लॉन्ग में जाए, तो उसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस डेडलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया। अब रीसेंट ऑर्डर सेट दैट पावर प्लांट वुड बी फोर्सिबली रिटायर, और रीसेंट ऑर्डर ये भी कहता है कि अगर 2027 आते आते कंप्लीटली इन्होंने, देखो वैसे डेडलाइन 2005 है, 15 है, सॉरी 2025 है, 25 तक नहीं करते हैं तो फिर हम थोड़े 2 साल तक फ़ाइन लगाएंगे उन लोगों के ऊपर, और अगर फिर भी नहीं करते हैं तो 2027 में पावर प्लांट जो है उसको फोर्सफुली उसको रिटायर करवा दिया जाएगा, उसको बंद करवा दिया जाएगा अगर वो नहीं करता है फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। सो न्यू ऑर्डर कहता है कि जो एरियाज़, जो पावर प्लांट न्यू दिल्ली के कॉन्टैक्ट में है, न्यू दिल्ली के टच में है, तो उनके ऊपर तो पेनल्टी शुरू हो जाएगी 2024 के एंड से, मतलब 25 की स्टार्टिंग से, ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं उनके ऊपर पेनल्टी 2026 के एंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 27 में तो फिर बंद करवा ही देना है, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कि लार्जेस्ट रबर डैम बनाया गया है। रिसेंटली बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कंट्री का लार्जेस्ट रबर डैम, रबड़ का बना हुआ एक डैम जो है उसको इनॉग्रेट किया है, और उसके साथ में एक स्टील का ब्रिज भी है, और ये जो डैम है ये फाल्गु रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, और ये विष्णुपाद टेम्पल ऑफ बिहार के बिल्कुल पास है। अब गयाजी डैम जो है ये वाला, ठीक है, इसको रुबीना नाम की कंपनी है एक ऑस्ट्रिया की, और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है हैदराबाद की, इन दोनों ने मिलके बनाया है, और साथ में IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स की हेल्प ली है। अब बैंक अलॉन्ग द फाल्गु रिवर हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड इनटू स्टील बैराज एंड हैज़ बिन बिल्ड फॉर पिलग्रिम। तो जो भी पिलग्रिम्स आएंगे सीताकुंड में स्नान करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, बेदिंग करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये स्टील बैराज जो बनाया है यहाँ पे। रबर डैम जो है 17 mm थिक रबड़ का बना हुआ है। ये जो डैम है ये 400 मीटर वाइड है और 3 मीटर हाई है, मतलब इतनी इसकी विड्थ है, और ये इतना वाइड है, और ये 3 मीटर उसकी हाइट है, और हाइट ऑफ द बार डैम हैज़ बीन केप्ट एज 3 मीटर, ठीक है, और ये बुलेट प्रूफ है, और एक्सपर्ट क्लेम कर रहे हैं कि ये 100 साल तक तो कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एंड ऑल्सो ये लोगों को बेदिंग में, पिंडदान में, क्योंकि ये जो एरिया है ना, मतलब ये वाला विष्णुपाद, ठीक है, और सीताकुंड, ये फेमस हैं पिंडदान के लिए। लोग दुनिया से चारों तरफ से आते हैं, मतलब इन द सेंस कि इंडियंस, सनातन धर्म के लोग, कि अपना पिंडदान करने के लिए, अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें करना ईजी होगा, ठीक है। फाल्गु रिवर जो है, अब नाम थोड़ा सा मतलब वो हो सकता है एक, ठीक है, कि माइंड में आ सकता है कि ये हिमालयन ओरिजिन की होगी, नहीं। फाल्गु रिवर जो है ये पालामऊ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, झारखंड से ओरिजिनेट होती है, फिर ये गया से निकलती है, बिहार में गया से निकलती है, और इसकी हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन में काफ़ी सिग्निफिकेंस है। फाल्गु रिवर की अगर बिहार अकेले में बात करें तो बिहार में इसकी 135 तक लेंथ है, 135 किलोमीटर बिहार में रन करती है, और ये गया में स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब लीलाजान रिवर और मोहाना रिवर के पास, और फाइनली पुनपुन रिवर में ये मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, एक नई टेक्निक ईजाद की गई है, एक नई टेक्निक बनाई गई है, एक नई टेक्निक फाइंड की गई है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की। साइंटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया,
ठीक है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने फाइंड किया है कि नया वे हाइड्रोजन बनाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे बनाई जा रही है पहले बात, तो हम क्या करेंगे इसमें एल्यूमिनियम पोस्ट कंज्यूम करने के बाद जो बचता है एल्यूमिनियम और गैलियम, इसको यूज़ किया जाएगा। अब देखते हैं कि करता क्या है, ये सिस्टम चलता क्या है। सबसे पहले एल्यूमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, वी नो, ठीक है। और एल्यूमिनियम नैनो पार्टिकल जो है ना वो ईजिली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर में एल्यूमिनियम के नैनो पार्टिकल्स अगर डालेंगे तो वाटर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, ये आपको पता है कि वाटर का ये कॉम्पोजिशन होता है, तो इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वो एल्यूमिनियम पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा Al2O3, ठीक है, कुछ ऐसा ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, Al2O3 ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो पहले जब नैनो पार्टिकल्स को एयर में लाएंगे तो एयर में ही वो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम वो हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाते हैं। लेकिन अब ये क्या है कि अगर ऑक्सीजन एयर में ही रिएक्ट कर गए, वाटर में तो ये रिएक्ट फिर मतलब नहीं करेंगे क्योंकि बाहर इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया, Al2O3 बना लिया, वाटर में डालेंगे तो भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या किया जा सकता है, यहाँ पे गैलियम आता है। गैलियम जो है अगर उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर हीट आ जाए, वो थोड़ा सा ऊपर, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। यूजुअली गैलियम जो है लिक्विड स्टेट में होता है। अब अगर जब गैलियम को एल्यूमिना के साथ टच लाते हैं, मतलब ये Al2O3 के साथ लेके आते हैं, तो इसके ऊपर, ठीक है, तो ये जो कोटिंग बनी होती है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग बन जाती है, तो ये कोटिंग को रिमूव कर देता है, ठीक है। सो गैलियम को जब हम टच में लेके आए Al2O3 के, तो ये जो ऊपर कोटिंग बनी है ऑक्सीजन वाली, तो ये कोटिंग रिमूव हो जाती है और एल्यूमिनियम नेटिव स्टेज में आ जाता है। ये एल्यूमिनियम फिर जब डायरेक्ट, मतलब क्योंकि ये पानी में हो रहा है, तो जब पानी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये सारी सिस्टम है। अब रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि अगर गैलियम को 3 पार्ट्स और एल्यूमिनियम को 1 पार्ट, मतलब 3:1 की रेशियो में डालें तो सबसे ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होती है इसमें। और जो बचा एल्यूमिना होता है उसका भी बहुत अच्छे यूजेस होते हैं कि उसको स्पार्क प्लग्स में यूज़ किया जा सकता है, एब्रेजन रेजिस्टेंट टाइल्स बनाई जा सकती हैं, कटिंग टूल्स बनाए जा सकते हैं उससे, और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस अब क्या दिखते हैं कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में पुश है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट किए जाएँ। सो लार्जली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं ना, वो टिपिकली लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेती हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो व्हीकल्स को प्रोपील करने के लिए यूज़ की जाती है, मतलब व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हमें हाइड्रोजन चाहिए, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन बनाना चाह रहे थे। सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रोजन को यूज़ करके, ठीक है, एंड दैट पावर इज़ यूज्ड टू पावर द व्हीकल। ये फिर उस जो एनर्जी बनी तो वो व्हीकल को पावर करने के लिए यूज़ होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है ना, इसकी एडवांटेजेस क्या है बेसिकली, ये जो है बहुत ईजिली, जैसे हम कार में डीजल या पेट्रोल या और फॉसिल फ्यूल भरवाते हैं ना, वैसे ही इसको भरवाया जा सकता है, रिफ़िल किया जा सकता है फॉसिल फ्यूल की तरह ही। इसके अलावा, ठीक है, ये जो होते हैं ये लिथियम आयन बैटरीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम कर देगा, क्योंकि लिथियम जो है वो लिथियम कोबाल्ट जो है ये मिनरल्स कम ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और उसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी है फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, इसको हम कमर्शियल क्वांटिटी में ईजिली बना सकते हैं। सो ये था इसके बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में है। अभी क्या है कि कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो काफ़ी पिकी हो रहे हैं, मतलब वो ईजिली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को पिकअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल बैंक्स जो है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं बड़ी बड़ी IPOs को टेक ओवर करने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ही एक स्पेशल सेगमेंट है, बैंकिंग ऑपरेशंस की ही एक सेगमेंट है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है या ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कैपिटल रेज कर रही है, पैसा उठा रही है मार्केट से, तो उसमें फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सर्विस देना और उनको एडवाइस करना, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को एडवाइस करने में इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, ठीक है, वो रोल प्ले करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होती है, ये इंटरमीडिएरी की तरह काम करती है। एक पर्सन ने पैसा लेना है, एक पर्सन ने पैसा देना, मतलब, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लेना है, और ये कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो ये इनका पैसा इसमें जो लाना है, इसमें जो इंटरमीडिएरी का काम होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट बैंक प्ले करता है। ये इनको फर्म को
कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अब ये इंटरमीडियरी का काम करता है इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड दिस बैंक इज़ यूजली इन्वॉल्व व्हेन अ स्टार्टअप कंपनी प्रिपेयर्स फॉर इट्स लॉन्च ऑफ आईपीओ। जब कोई भी स्टार्टअप कंपनी, कोई नया स्टार्टअप अपना पहला आईपीओ लॉन्च करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करता है, तब ये रोल में आती है। और दूसरा, जब कोई एक कॉरपोरेशन, बड़ी कॉरपोरेशन अपने किसी कोई और दूसरी कॉरपोरेशन के साथ मर्ज हो जाती है, तो उस केस में ये रोल प्ले करता है। ये काइंड ऑफ एक स्टोर फ्रंट कम्युनिटी की तरह होता है, ठीक है। स्टोर फ्रंट कम्युनिटी बैंकिंग प्रोवाइड करता है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट की नीड को, मतलब जब हाई वर्थ इंडिविजुअल ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। कौन कौन सी मेजर हैं इन्वेस्टमेंट बैंक? जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका और ऐसे और भी हैं, ठीक है। सो ये इस न्यूज़ आइटम के बारे में है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है। ये क्या होता है कि जब कोई भी एक कंपनी, मतलब प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, चाहे वो सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट की भी LIC कंपनी ने किया था, तो ये जब इनको मार्केट से पैसा उठाना होता है ना, मार्केट से पैसा फंड रेज करना होता है, तो ये पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, पब्लिक को अपने शेयर्स देते हैं और पब्लिक से पैसा उठाते हैं। पब्लिक फिर इन कंपनी में पार्टनर हो जाती है, मतलब लोग जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो उसके पार्टनर हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, और इन कंपनी के पास पैसा आ जाता है। अब फॉलोइंग द आईपीओ के बाद, एक बार पहली बार आईपीओ कर लिया, मार्केट से पैसा उठा लिया, उसके बाद जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाती है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एंटायरली एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज होता है, मतलब कोई ख़रीदना बेचना कर है किसी भी सिक्योरिटी को, जैसे कि शेयर को, स्टॉक को, बॉन्ड को, तो सब इसमें स्टॉक मार्केट के ऊपर होता है। अब जब एक कंपनी इसके ऊपर लिस्ट हो जाती है, उसके बाद अगर उसको दोबारा से एक और राउंड करना, और ज़्यादा पैसा उसको चाहिए, तो फिर वो पब्लिक ऑफरिंग करती है, उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं या फिर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वेल कमिंग अप विद एन आईपीओ, जब कोई कंपनी ने आईपीओ करना है, सपोजिटली LIC ने जब आईपीओ करना था, किसी भी ABC नाम की कंपनी ने सपोजिटली आईपीओ करना है, तो उसको अपने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी की सारी जिसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्टर्स को चाहिए होगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको वो सारे डॉक्यूमेंट सेबी को सबमिट करने पड़ते हैं, सेबी को देने पड़ते हैं, ठीक है। सो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं? जैसे कि अबाउट, मतलब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो जिसमें कंपनी के बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में, जो भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, ठीक है, और क्यों मनी रेज करना चाह रही है उसके बारे में, टर्म्स ऑफ इशू, और ऐसे सारे पेपर जिसमें सारे प्रूफ्स जो हैं देने पड़ते हैं। अब सेबी क्या है? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1992 में बनाया गया था, सिक्योरिटी विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड मतलब एक एक्ट था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, सेबी एक्ट, तो उसके अंडर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है 81 बॉन्ड्स के बारे में। अभी मतलब क्या है कि 2 साल पहले येस बैंक ने 81 बॉन्ड जो है रिलीज़ किए थे, ठीक है। अब उसके बाद अब से दोबारा से जो 81 बॉन्ड है ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं, फिर से इनका ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया है। अब येस बैंक के बाद क्या हुआ था कि जब येस बैंक वाला फियास्को हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि सेबी जो है उसने इंडिया में ये जो 81, ठीक है, एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स जो हैं, इनमें लोगों की पार्टिसिपेशन को कर्टेल करने के लिए, ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेशन को कर्टेल करने के लिए, मतलब कि कम पैसे, मतलब रिटेल इन्वेस्टमेंट होती है जब कोई पर्सन 2 लाख से कम पैसा इन्वेस्ट करता है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन को डिक्रीज़ करने के लिए इन जो बॉन्ड्स की फेस वैल्यू बढ़ा दी थी कि बॉन्ड 1 करोड़ से ऊपर ही मिलेगा, 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट में ही होगी इसकी कैपिटलाइजेशन, तो इसकी फेस वैल्यू बढ़ा दी थी। अब एडिशनल Tier 1 बॉन्ड 81 बॉन्ड जो है, ठीक है, तो इसकी ये कम की है पहली बात। और ये जो 81 बॉन्ड है ना, ये काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड बॉन्ड, इसलिए गवर्नमेंट इसलिए इसको कम करना चाहती है क्योंकि अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। जब बैंक को लगता है कि इनको बंद कर देना चाहिए तो बैंक उस टाइम इसको बंद कर सकता है और पेमेंट वापस कर सकता है विदाउट इंटरेस्ट दिए, ठीक है। अब ये जो है इनको बैंक यूज़ करता है। अब बैंक के साथ क्या था कि आपको पता है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन 2008 में। तो 2009 में बेजल 3 नॉर्म्स आए थे, ठीक है। बेजल 3 नॉर्म्स के अंडर हर बैंक के पास क्या रिक्वायरमेंट रखी गई थी कि उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ इक्विटी जो है उसको अपनी इक्विटी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। सो इक्विटी, अगर मान लो कि किसी को बहुत ज़्यादा पैसे उठाने हैं मार्केट से, अपने आप को कुछ
किसी भी काम के लिए, तो उसको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। लेकिन इस केस में क्या कर सकता है कि उसके पास एक तरीका है कि इक्विटी को भी डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पैसा भी बड़े अमाउंट में आ जाएगा। तो 81 बॉन्ड जो है ना, ये एक ऑल्टरनेटिव है कि बिना इक्विटी को डाइल्यूट किए आप जो है डायरेक्टली बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा मार्केट से उठा सकते हो। ठीक है, सो ये था। इसके बाद ये 81 बॉन्ड्स हैं बेसिकली। सो 81 बॉन्ड जो है ये परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। 81 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेज़ल अकॉर्ड में। ठीक है, और एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर को, वो आपको पता ही है, ये कहानी मैंने भी आपको बताई ही है। ठीक है, अब 81 बॉन्ड में है क्या? 81 बॉन्ड्स आर परपेचुअल इन नेचर, परपेचुअल नेचर के हैं। इसका मतलब कि ये कि इनमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं दी गई होती। एंड ये जो होता है इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं है, काफ़ी रिस्की है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हायर रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसका कूपन प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इन द सेंस कि इसका रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे ये दिए जाते हैं। ठीक है, हायर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर बट कंपेयर्ड विथ अदर डेट प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर बाकी डेट प्रोडक्ट्स के इसके साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इफ़ द कैपिटल रेशियोज ऑफ द इशूअर फॉल, कि अगर कैपिटल रेशियो किसी इशूअर की फॉल हो जाती हैं, ठीक है, सर्टेन परसेंटेज तक, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो जाता है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल इशू आ जाता है, तो आरबीआई ने एक स्पेशल क्लॉज बनाया हुआ है कि जो कंपनी है या फिर जो बैंक है उसके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको इसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सो आरबीआई अलाउ द इशूअर टू स्टॉप पेइंग इंटरेस्ट। आरबीआई के अकॉर्डिंग इशूअर इंटरेस्ट पे करना बंद भी कर सकता है, ठीक है, इन बॉन्ड्स के ऊपर, और इनको फाइनली राइट ऑफ भी कर सकता है, और तो छोड़ो, ठीक है, इसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है। और ये जो बॉन्ड्स जो हैं ये सारी की सारी जितनी भी डेट की टाइप्स होती हैं उसमें सबॉर्डिनेट होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, बस इसको इक्विटी से ऊपर रखा जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ एक बार डिटेल में कि इसमें रिस्क का क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो देखो, अगर मान लो कोई बैंक लिक्विडेट होता है, बैंक की सिचुएशन ख़राब हो जाती है, बैंक की लिक्विडेशन होती है, फिर इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो जाता है, तो बैंक में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि जितनी भी एफडी वाले लोग हैं, एफडी वालों को सबसे पहले पैसा चुकता करते हैं। एफडी के बाद पैसा चुकता किया जाता है सिक्योर्ड डेट वालों को, फिर अनसिक्योर्ड डेट को, ठीक है, उसके बाद सुबॉर्डिनेट या फिर अनसिक्योर्ड और सुबॉर्डिनेट डेट को, उसके बाद आता है परपेचुअल डेट 81 बॉन्ड्स, और उसके भी लास्ट में आती है इक्विटी। तो ये तरीका है। तो इतना पीछे होने की वजह से इसकी जो काइंड ऑफ आई कैन से कि ये काफ़ी अनसिक्योर्ड है, ठीक है, ये सिक्योर तरीका नहीं है। 81 बॉन्ड्स लास्ट रैंक करते हैं रीपेमेंट के केस में, जस्ट बिफोर इक्विटी, विच मेक देम रिस्कीएस्ट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में से ये सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट है। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल बॉन्ड के कंपैरिजन में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है, लेकिन ये हायर रेट ऑफ रिटर्न भी देते हैं। अब कूपन डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये था लॉस एब्जॉर्प्शन फीचर, ठीक है। अब कूपन डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इन दिस केस 81 बॉन्ड्स, अगर जो 81 बॉन्ड होते हैं ना, इसमें कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट जो बैंक देता है ना, वो डिपेंड करता है कि बैंक प्रॉफिट में है या नहीं। अगर बैंक का प्रॉफिट में है तभी उसके ऊपर ऑब्लाइज्ड है वो देने को, ठीक है। कि मान लो कि अब किसी बैंक को, किसी सिक्योरिटी वाले पर्सन को अगर उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो बैंक को कई बार अपने रिजर्व में डिप करके भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ये रिजर्व में डिप करने वाला जो केस है ना, 81 बॉन्ड्स के साथ नहीं है, ठीक है। सो नॉर्मल बॉन्ड और डिबेंचर्स के केस में कूपन की जो पेमेंट होती है, ठीक है, इट इज़ नॉट कंटिंजेंट विद द इशूअर इज वेदर द इशूअर इज इन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स के केस में, बॉन्ड्स के केस में, सिक्योर्ड सिक्योरिटी के केस में इनको क्या करना पड़ता है कि इनको देना पड़ता है अपना इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा कोई केस जो है 81 बॉन्ड के साथ नहीं है। अगर लॉस में है बैंक तो वो मना कर सकता है, ठीक है। उसके दूसरा है कॉल ऑप्शन रिस्क। कॉल ऑप्शन का रिस्क क्या है, क्योंकि इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, बैंक जो है कभी भी कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। बैंक को जब लगता है कि मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी है या फिर उसको रिडीम करवाना है तो उस केस में वो कॉल ऑफ ऑप्शन ला सकता है। ये 5 साल के बाद भी कर सकता है और किसी भी मतलब इशुएंस की एनिवर्सरी पे कभी भी ये चीज़ की जा सकती है। नेक्स्ट जो है न्यूज़ आइटम वो है मिलिट्री गैरिसन के बिथू के बारे में। 4 मिलिट्री गैरिसन्स हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। ऊपर है श्रीनगर में पहला, इधर ईस्ट में है किबिथू, इधर है गौरमोटा, ठीक है, और नीचे है कन्याकुमारी,
ठीक है, ये देख लो इसमें, ये ग्वार मोटा है, ऊपर श्रीनगर है, इधर किबिथु है और इधर कन्याकुमारी है। सो अभी जो किबिथु गैरिसन है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और इसका नाम जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम के ऊपर रखा गया है। और ये जो मिलिट्री गैरिसन है ये लोहित वैली के बैंक के ऊपर है बिल्कुल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा बॉर्डर का डिमार्केशन है जो उसके साथ अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ, ठीक है। सो ये है। उसके अलावा मिलिट्री गैरिसन जो है ये LAC का ध्यान रखती है, ठीक है, क्योंकि ये LAC काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो रीमा पोस्ट है जस्ट हमारी किबिथु गैरिसन के जस्ट ऑपोजिट साइड है। और स्मॉल हैमलेट ये जो स्मॉल हैमलेट है, एरिया है जहाँ पे ये है, ये इसमें मेयर और जर्किन नाम की ट्राइब्स रहती हैं। सो ये जो था ये था इस किबिथु के बारे में। नेक्स्ट है सेतु प्रोग्राम। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को US में सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है कि एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफॉर्मेशन में और अपस्किलिंग में हेल्प करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। सो सेतु जो है ये किस लिए बनाया गया है, ताकि मेंटोरशिप प्रोवाइड करने के लिए कोई जोग्राफिकल बैरियर ना रहे, कि US का पर्सन ईजिली मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस पैसे के फॉर्म में, रेजिलियंस और ग्रोथ के लिए किसी भी तरीके से इंडिया में बैठे किसी स्टार्टअप को हेल्प कर सके। सो सेतु जो है ये जोग्राफिकल बैरियर्स को कम करने के लिए बनाया गया है। ये US में बेस्ड है और जो भी पर्सन विलिंग है इन्वेस्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप्स में और सनराइज स्टार्टअप्स में इंडिया में, तो वो कर सकते हैं। इससे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे मतलब इंडिया में, ठीक है, उनको फंडिंग, मार्केट एक्सेस और कमर्शियलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन होगी है, ठीक है, और वो एक मतलब स्टेक होल्डर के साथ जो भी मेंटोर जो है स्टेक होल्डर के साथ जब वो करेगा, इंटरेक्शन करेगा, या जो भी टोटल स्टेक होल्डर हैं सारे इन्वॉल्व हैं, चाहे मेंटोर है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, इन्वेस्टर है, ठीक है, या अपस्किलर है, तो उस जो भी इंटरेक्शन होगी उसका एक कॉमन मेंटरशिप पोर्टल बनाया गया है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। मार्ग है पोर्टल का नाम। मार्ग पोर्टल के अंडर जो है ये इंटरेक्शन होगी। मार्ग पोर्टल जो है ये सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है इंडिया में स्टार्टअप्स को फाइंड करने का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है तारागिरी के बारे में। तारागिरी जो है ये थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट जो है इंडिया के प्रोजेक्ट 17A के अंडर स्टेल्थ फ्रिगेट बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है तारागिरी ये थर्ड बनाई गई है मझगांव डॉकशिप बिल्डर लिमिटेड में। अब ये थर्ड फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A के अंडर। 17A प्रोजेक्ट जो है वो है ही स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने के लिए। तारागिरी जो है इसको हिमालयन रीजन में गढ़वाल में स्पेसिफिकली एक हिल है, ठीक है, हिल रेंज है तारागिरी, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट के अंडर वैसे 17th है, ठीक है, ये 5th है, ठीक है। 17A प्रोजेक्ट के अंडर ये 5th शिप है जो बनाई जा रही है। और ये जो शिप बनाई गई है ये तारागिरी, ये P-17 फ्रिगेट की जो शिवालिक क्लास है उससे थोड़े से इम्प्रूव्ड फीचर हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं इसमें, जैसे कि इसमें स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स हैं, सेंसर एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अलावा, ठीक है। और इसमें 2 गैस टर्बाइन हैं और 2 मेन डीजल इंजन्स हैं। ये इंजन जो है इनकी मतलब इसके फीचर्स क्या है, अब ये इंजन हेल्प करते हैं 28 नॉट्स की स्पीड को अटेन करने में। उसके अलावा इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, मिसाइल सिस्टम है, और सरफेस टू एयर, ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी है। एंड इट हैज़ अ स्पेशल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, इसमें स्पेशल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। अब 17A प्रोजेक्ट है क्या, 17 अल्फ़ा फ्रिगेट्स जो हैं ये इंडियन नेवी ने 2019 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये है कि हमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स बनानी है, मिसाइल फ्रिगेट्स बनानी है, जिसको अभी 2 कंपनीज इंडिया में हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSC और MDL। तो ये 2 कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेल्थ फ्रिगेट जो थी 17A प्रोजेक्ट के अंडर, पहली वाली का नाम नीलगिरी था, इसको 2019 में निकाला गया था। दूसरी उदयगिरी है, ठीक है, ये सेकंड शिप थी, ये मई 2022 में बनाई गई थी, और अब आपको पता ही है ये वाली, ठीक है। अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा प्रोग्राम अ टोटल ऑफ 7 शिप, ठीक है, 4 शिप मतलब 7 शिप बनाए प्रोसेस में है अभी, 4 मझगांव डॉक लिमिटेड में, और ये
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अंडर 3 जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है विनोबा भावे के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी विनोदा भावे जो हैं उनको उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर उनको ट्रिब्यूट पे किया है। विनायक नरहरी इनका नाम था, इनको विनोदा भावे बोला जाता है। और ये जो है ये नॉन वायलेंस और ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। 1895 से लेके 1982 तक, 97 ईयर्स तक। ठीक है, मतलब इनका टाइम पीरियड था ये। 97 ईयर की एज पे इनकी डेथ हुई थी फाइनली, नॉट 97 एग्जैक्टली। ठीक है, सो ऑफ्टन इनको आचार्य बोला जाता है। ये भूदान मूवमेंट के लिए बेस्ट इनको जाना जाता है। और इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया एंड स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन आ जाता है स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी कौन थे? विनोदा भावे को बोला जाता है। ये बहुत बड़े एमिनेंट फिलोसोफर थे। इन्होंने गीता को मराठी में कन्वर्ट किया था अंडर टाइटल गीताई। ठीक है, मदर गीता मराठी में इसका मतलब होता है। तो ये इन्होंने नाम दिया था जो ट्रांसलेशन की थी। 1940 में इनको पहला इंडिविजुअल की फॉर्मेट में चूज़ किया गया था कि जो ट्रूथ के लिए खड़े होंगे और मतलब कलेक्टिव एक्शन की जगह अकेले खड़े होंगे सच्चाई के लिए। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया था। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश राज बाय इंडिया, बाय गांधी इन इंडिया। ठीक है, सो ये सबसे फेमसली नोन है भूदान मूवमेंट के लिए। 1951 में हरिजन, कुछ मतलब ऐसे दलित कम्युनिटी के लोग थे हरिजन से, पूहमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि हमें 80 एकड़ ज़मीन चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी जी सकें, हम अपना गुजारा अपने खाने के लिए अनाज बना सकें। सो विनोबा भावे थे, इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को रिक्वेस्ट किया गांव में कि आप कुछ ज़मीन जो है हरिजन को दे दीजिए। ठीक है, सो जब इन्होंने रिक्वेस्ट की तो एक लैंडलॉर्ड उठ के उन्होंने सच में 80 एकड़ ज़मीन जो है, जितनी रिक्वायर्ड ज़मीन थी वो उसको दी। तो यहाँ से शुरू होती है एक भूदान मूवमेंट की। भूदान, भूमि का दान, मतलब गिफ्ट ऑफ लैंड। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट होती है और ये 13 साल तक चलती है। विनोबा भावे पूरी कंट्री का टूर करते हैं, 58,741 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और फाइनली ये 4.4 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड को कलेक्ट करते हैं जिसको ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें से 1.3 मिलियन एकड़ जो है पुअर और लैंडलेस फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। उसके अलावा ये मूवमेंट जो है ये पूरे वर्ल्ड में इसको एडमायर किया जाता है, पूरे वर्ल्ड की ये अपलॉड को अट्रैक्ट करता है और इसकी वजह से इनको कमेमोरेट किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कमेमोरेटिंग फॉर बीइंग ओनली एक्सपेरिमेंट ऑफ इस काइंड टू इंसाइट वॉलंटरी जस्टिस। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मिनटमैन 3 के बारे में। मिनटमैन 3, ठीक है, रिसेंटली यूएस की एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड जो है उसने टेस्ट फायर किया है मिनटमैन 3 को, मिनटमैन 3 ICBM मिसाइल्स को। ये मिसाइल्स जो हैं इनको वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यहाँ से टेस्ट किया गया है। ये मिसाइल जो है ये स्ट्रेटेजिक डेटरेंस फोर्स के अंडर आएंगी, मतलब ये मिसाइल्स जो है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस फोर्स अंडर द यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड की जो डेटरेंट फोर्स है, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस फोर्स, उसके अंडर ही आते हैं। इसका फुल नेम है LGM-30G मिनटमैन 3। एल जिसका मतलब है इसमें सिलो लॉन्च मिसाइल, जी का मतलब है ग्राउंड अटैक, एम का मतलब है गाइडेड मिसाइल। सो ये अमेरिका की अब तक की अमेरिका की मोस्ट पावरफुल केपेबल मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर अटैक तक कैरी कर सकती हैं। इनको द पर्पस ऑफ द टेस्ट वॉज टू वेरीफाई द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस। जो टेस्ट किया है सेफ्टी, सिक्योरिटी, इफेक्टिवनेस और रेडीनेस ऑफ द वेपन सिस्टम को चेक करने के लिए है। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर बताई जा रही है अभी तक। ठीक है, ये प्रोग्राम 1966 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें 170 किलो ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है, TNT 170 किलो टोलुइन, इसमें 170 किलो टन ऑफ टोलुइन इसमें भरा जा सकता है। ठीक है, एयरबोर्न लॉन्च कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, तो ये था यूएस की मिनटमैन 3 मिसाइल्स के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है चेंज मेकर अवार्ड। 4th एडिशन अभी की गई है, चौथी बार लॉन्च चेंज मेकर अवार्ड्स दिए गए हैं न्यू दिल्ली में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो हैं उन्होंने इसको दिया है उन्होंने। ठीक है, 6 मेन कैटेगरीज़ के अवार्ड्स हैं। बेसिक हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा, मतलब हालांकि अगर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें ये हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ यूपीएससी में डायरेक्टली नेम नहीं पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, हालांकि चांस तो हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। तो बेसिकली कैटेगरीज़ हमें याद रखनी है कि 6 कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं ये। ठीक है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर, आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज
मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड यंग चेंज मेकर. सो चेंज मेकर ऑफ द ईयर भारत बायोटेक वैक्सीन वाली कंपनी. आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिथाली राज. चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डी हार्ट को दिया है. डी हार्ट एक वन स्टॉप शॉप है सारी की सारी एग्रीकल्चरल सर्विसेज के लिए. फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में ज़ीरोधा को दिया है. उसके अलावा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में रमेश रालिया को दिया है. ये एक नैनो यूरिया इन्होंने इन्वेंट किया था जिससे यूरिया की कंजम्पशन भी कम होती है और सॉइल की कंटामिनेशन भी कम होती है. ठीक है, रॉ मटेरियल भी कम यूज़ होता है और थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी सिस्टम है ये. उसके अलावा यंग चेंज मेकर का अवार्ड जो है आकाश सिंह और प्राची शिवगांवकर को मिला है. ये क्लाइमेट एक्शन वॉरियर्स हैं. So this was about this news. I hope you people liked it. This was about today's news items and please share it with your friends and please join the Telegram channel as well. वहाँ पे हम आपको इस करंट अफेयर्स के विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं. उनको अटेम्प्ट कीजिए और इसकी PDF जो है वो भी उस टेलीग्राम चैनल में ही डाल दी जाएगी. थैंक यू सो मच.